नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसके राजस्थान के अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य, जंतुआलय, आखेट निषेध क्षेत्र, राजस्थान के कंजर्वेशन क्षेत्र, प्रमुख योजनाएं, बाघ परियोजनाएं, ये डिटेल में करेंगे। साथ ही हम एक और टॉपिक लगाएंगे राजस्थान के पर्यटन, जिसके अंतर्गत रोपवे, शाही रेल सेवा, 10 पर्यटन सर्किट, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित महोत्सव, राजस्थान की पर्यटन नीतियां, इनको भी हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं राजस्थान के अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान से। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान के अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता। किसी भी क्षेत्र में पादप तथा जीव जंतुओं की संख्या क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। दो विधियां हैं। किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना, जिसे स्वस्थाने कहते हैं। परस्थाने मतलब किसी भी जीव को उसके कृत्रिम आवास में संरक्षण देना, जैसे कि चिड़ियाघर है या कोई बंद आवास है, उसे परस्थाने कहते हैं। बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो वो 3 हैं। अभयारण्य की बात करें तो वो 27 हैं। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो पादपों को बेचा नहीं जा सकता राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं तो नीचे लिखे हुए हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। अगर हम बात करें अभयारण्य की तो ये 27 हैं। ये राज्य सरकार के नियंत्रण में है और जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो पादपों को बेचा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। सबसे पहले देखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य का जो दर्जा मिला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, ये 1955 में मिला है, 1955 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे मिला है 1980 में। और ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, और राज्य की प्रथम बाघ परियोजना 1973 में यहाँ से शुरू की गई थी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। भारतीय बाघों का घर कहलाता है। इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पर हुई थी 1966 से 67 में। तो याद रखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में मिला। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राज्य की जो पहली बाघ परियोजना है वो 1973 में यहाँ पर शुरू की गई। भारतीय बाघों का घर कहलाता है। इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर शुरुआत की गई इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की 1966-67 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं कैलाश सांखला। 2008 में हेलीपैड के द्वारा यहाँ से सरिस्का में बाघों का स्थानांतरण किया गया था। सन 2008 में हेलीपैड के द्वारा यहाँ से रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से सरिस्का में बाघों का स्थानांतरण किया गया। यहाँ पर जो जल आपूर्ति की जाती है वो रामसागर तालाब से की जाती है, गिलाई तालाब से की जाती है, मलिक तालाब से की जाती है और मानसरोवर तालाब से की जाती है। बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसको अभयारण्य का दर्जा मिला 1956 में। राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला है 1981 में मिला है और राजस्थान का ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का पहला रामसर स्थल 1 अक्टूबर 1981 में, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। विश्व विरासत सूची में ये 1985 में चयनित किया गया है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये चयनित किया गया है विश्व विरासत सूची में 1985 में। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। इसको यमुना जल समझौते के तहत जल उपलब्ध होता है। ठीक है, जल आपूर्ति अजान बांध से होती है, बंद बारेठा बांध से होती है।
रणथंभौर में अगर दर्शनीय स्थल देखें तो वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी और जोगी महल। ठीक है। अगर केवलादेव में दर्शनीय स्थल देखें तो वो है सारस या साइबेरियन क्रेन। आगमन इनका होता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। सारस साइबेरियन क्रेन का जो आगमन होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। वापसी होती है इनकी मार्च अप्रैल में। यहाँ केवलादेव में राज्य का दूसरा सर्प उद्यान है। यह स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। याद रखिएगा, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। दिल्ली, जयपुर, आगरा स्वर्णिम त्रिकोण पर। नेक्स्ट है तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, और पहला है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिला था 9 जनवरी 2012 को। बाघ परियोजना का दर्जा इसे मिला 10 अप्रैल 2013 को। याद रखिएगा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो मिला है वो 9 जनवरी 2012 को मिला है, और यहाँ पर बाघ परियोजना का जो दर्जा मिला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को वो 10 अप्रैल 2013 को मिला है। यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। इसको बनाने के लिए दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है इनको लिया गया है। ठीक है। तो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को बनाने के लिए 3 अभ्यारण्यों की सहायता ली गई है। दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है इसमें हीरामन तोता, एलेक्जेंड्रिया पैराकीट मिलता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित है। अब बात करेंगे राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य की। राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे पहला है जैसलमेर बाड़मेर में, दर्जा 1981 को मिला था राष्ट्रीय मरु उद्यान का। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर का जो एरिया है वो है 1900 वर्ग किलोमीटर का, और बाड़मेर का जो एरिया है वो 1262 वर्ग किलोमीटर का एरिया है राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाने में। कुल क्षेत्रफल इनका है। ठीक है, 3162 वर्ग किलोमीटर। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसमें घोड़ावन, टिड्डी तथा पीवना सर्प मिलता है। इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। किस मरु उद्यान में या किस अभ्यारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। इसमें मरुस्थलीय घासें जैसे सेवण घास, धामण घास, करड़ घास, अंजन, मुरात घास ये सारी राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलती हैं। यह वनस्पति रहित जो है अभ्यारण्य है। सेकंड है सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर में है। दर्जा 1955 में मिला था अभ्यारण्य का। सर्वाधिक हरे कबूतर, मोर और बंदर यहाँ पर मिलते हैं। दर्शनीय स्थल की बात करें तो भरतहरि की गुफा है, पांडुपोल मंदिर है जो कि शयन मुद्रा में हनुमान जी यहाँ पर है पांडुपोल मंदिर में। नीलकंठ महादेव का मंदिर है जिसमें नृत्यरत गणेश प्रतिमा है। इसमें क्रास्का एवं कांकनवाड़ी पठार स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य में क्रास्का एवं कांकनवाड़ी पठार स्थित हैं। अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य। दर्जा मिला था 1955 को। सर्वाधिक हरे कबूतर, मोर, बंदर मिलते हैं। यहाँ पर देखने लायक हैं भरतहरि की गुफा, पांडुपोल मंदिर और नीलकंठ महादेव का मंदिर। ठीक है, इसमें क्रास्का और कांकनवाड़ी पठार मिलते हैं। अगला है सरिस्का अभ्यारण्य, ये भी अलवर में है। 2012 में इसको दर्जा मिला था अभ्यारण्य का। 5 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका जो है क्षेत्रफल है, और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहलाता है सरिस्का अभ्यारण्य। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है सरिस्का है या सरिस्का? तो रणथंभौर है। ठीक है। माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें, सिरोही में है। दर्जा मिला था 1960 में। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं। 100 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां माउंट आबू अभ्यारण्य में मिलती हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर युबलेफिरिस नामक सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। यहाँ आबू एसिस डिकिलपटेरा औषधि पाई जाती है। तो ये माउंट आबू अभ्यारण्य की क्या है? विशेषताएं हैं। सबसे ऊंचा है,
अभयारण्य है, सिरोही में है, 1960 में दर्जा मिला, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं, इको सेंसिटिव जोन है राजस्थान का पहला, और यहाँ पर यूब्लेफेरिस नामक सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। आबू एसिस डिकलपेटेरा औषधि यहाँ पर पाई जाती है। अगला है कुंभलगढ़ अभयारण्य, राजसमंद, पाली और उदयपुर में स्थित है। दर्जा 1971 में मिला था। अभयारण्य का भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वृक्ष कुंभलगढ़ अभयारण्य में मिलते हैं। रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो यहाँ की विशेषता है। अगला देखेंगे जैसमंद अभयारण्य, सलूम्बर में स्थित है। दर्जा 1955 में मिला था। इसको जलचरों की बस्ती अभयारण्य भी कहते हैं। जैसमंद अभयारण्य को क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती अभयारण्य भी कहते हैं। अगला है फुलवारी अभयारण्य, उदयपुर में स्थित है। दर्जा 1983 में मिला था। यहाँ वर्ष भर फूलों से ढका होने के कारण फुलवारी अभयारण्य कहलाता है। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है फुलवारी अभयारण्य, और इस अभयारण्य से मानसी वाक्कल जो जल परियोजना है वो गुजरती है। ठीक है, तो फुलवारी अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर में। दर्जा 1983 में मिला और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। फूलों से ढका होने की वजह से फुलवारी कहते हैं। और मानसी वाक्कल जल परियोजना जो है फुलवारी अभयारण्य से गुजरती है। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ अभयारण्य, उदयपुर में स्थित है। दर्जा जो मिला था वो 1987 में मिला था। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है सज्जनगढ़ अभयारण्य। 5.5 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया है सज्जनगढ़ अभयारण्य का। सीता माता अभयारण्य की बात करें तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में स्थित है। दर्जा जो मिला था 1979 में मिला था सीता माता अभयारण्य का। उसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है। सर्वाधिक सागवान मिलते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक औषधियाँ प्राप्त होती हैं। चीतल की मातृभूमि है। उड़न गिलहरियाँ जिनका वैज्ञानिक नाम रेड फ्लाइंग स्कीवरल है। रेड फ्लाइंग स्कीवरल पेटोरिस्टा एलिवेंडर यहाँ पर पाई जाती है। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। दर्जा 1979 को मिला। सर्वाधिक जैव विविधता सीता माता अभयारण्य में है। सर्वाधिक सागवान है। सर्वाधिक औषधि है। चीतल की मातृभूमि है। उड़न गिलहरियां मिलती हैं। 2 झरने हैं, लवकुश। हिमालय पर्वतमाला के बाद यहाँ जो सर्वाधिक औषधियां हैं वो प्राप्त होती हैं। उसके बाद आता है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ में है। जो दर्जा मिला है अभयारण्य का 1983 में मिला है। चूलिया जलप्रपात निर्मित है यहाँ पर। तेज तरार और नुकीली घाटियों के लिए भैंसरोडगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर मानदेसरा पठार भी स्थित है। तो मानदेसरा पठार जो है कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में। दर्जा कब मिला अभयारण्य का? 1983 को। कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में। तेजतरार नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। उसके बाद आता है बस्सी अभयारण्य, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। दर्जा मिला था 1988 को अभयारण्य का, और यह अभयारण्य अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसके संगम पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है दर्रा अभयारण्य, कोटा झालावाड़ में स्थित है। दर्जा मिला था अभयारण्य का 1955 में। यह अभयारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? दर्रा अभयारण्य। उसके बाद है जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा में है। दर्जा 1975 में मिला था अभयारण्य का। यह राज्य का पहला सर्प यहाँ पर उद्यान है। ठीक है, राजस्थान का पहला सर्प उद्यान कहाँ पर है? जवाहर सागर अभयारण्य में। घड़ियालों के संरक्षण के लिए भी बनाया गया है। उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की। तो ये है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। दर्जा है मिला है जो 1979 को मिला है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का। घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। 3 राज्यों में विस्तारित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस अभयारण्य में गंगाई डॉल्फिन मिलती है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य।
तो ये कोटा में है, बूंदी में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में है, धौलपुर, ये सारे एरिया में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है। दर्जा 1979 को मिला था, घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। 3 राज्यों में है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, एमपी में, यूपी में और राजस्थान में। इस अभ्यारण्य में गंगाई डॉल्फिन मिलती है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। उसके बाद बात करेंगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की। तो ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है बूंदी में है, दर्जा 1982 को मिला था अभ्यारण्य का। राज्य की चौथी भाग परियोजना जो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जो जून 2022 में शामिल हुई थी। राज्य की चौथी भाग परियोजना जो जून 2022 में शामिल हुई, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। उसके बाद बात करें शेरगढ़ अभ्यारण्य की, तो 12 में है, दर्जा मिला था 1983 में। इसको सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। ये परवन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करें कैला देवी अभ्यारण्य की, करौली सवाई माधोपुर में है, दर्जा 1983 में मिला था अभ्यारण्य का कैला देवी को। यह धोंक के वनों के लिए प्रसिद्ध है। धोंक के वनों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कैला देवी अभ्यारण्य। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है, दर्जा मिला 1984 में। इसमें धोंक के वन मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। धोंक के वन के लिए प्रसिद्ध है कैला देवी और सवाई मानसिंह। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य दर्जा मिला इसे 1955 में और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद धौलपुर में है केसरबाग, वन विहार, रामसागर। इन तीनों को दर्जा मिला है 1955 में अभ्यारण्य का। उसके बाद बात करें नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, दर्जा मिला 1980 में। उसके बाद जयपुर ग्रामीण में है जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य, दर्जा मिला 1982 में। ठीक है, तो जयपुर ग्रामीण में है जमवा रामगढ़ और जयपुर में है नाहरगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, नए जिलों के अनुसार। अगला है बंद बारेठा अभ्यारण्य, भरतपुर में है, दर्जा मिला इसे 1985 में। इस अभ्यारण्य को पक्षियों का घरौंदा भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा अभ्यारण्य है जिसे पक्षियों का घरौंदा कहते हैं, तो बंद बारेठा अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में है, दर्जा इसे 1985 में मिला था। अगला है आपके सामने ताल छापर अभ्यारण्य, सुजानगढ़ में है, चूरू में, दर्जा 1962 में मिला अभ्यारण्य का। काले हिरण मिलते हैं ताल छापर अभ्यारण्य में और इसमें ताल छापर खारे पानी की झील है। ठीक है, ताल छापर क्या है? खारे पानी की झील है। इसमें हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी ग्रेलैंड गुंज या जिसे सिल्टी सवन भी कहते हैं, अंसर मिलता है। ठीक है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। खारे पानी की झील है, सुजानगढ़ में है, दर्जा 1962 को मिला। हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी ग्रे लैंड गुंज, सिल्टी सवन या अंसर यहाँ पर मिलता है। उसके बाद है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, ब्यावर में है, ब्यावर और राजसमंद में रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, दर्जा इसको मिला था 1971 में। यह नीलगाय के लिए या रोजड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न, नीलगाय या रोजड़ा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, ब्यावर राजसमंद में स्थित है। अगला है राजस्थान के जंतुआलय। जयपुर स्थापना हुई थी 1876 में, 1876 में, और ये मगरमच्छ के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला जंतुआलय देखेंगे उदयपुर में स्थापना हुई थी 1878 में, बीकानेर में स्थापना हुई थी 1922 को, जोधपुर की में जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी, कोटा में जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। तो ये याद रखिए आप, जयपुर में स्थापना 1876 में, मगरमच्छ के लिए प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में स्थापना 1878 को, उसके बाद बीकानेर में स्थापना 1922 को, जोधपुर में 1936 को, कोटा में 1954 को। तो 5 जो हैं आपके राजस्थान में जंतुआलय हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं, तो 5 हैं संख्या के हिसाब से। उसके बाद बात करेंगे 7 मृगवन है राजस्थान में। ट्रिक है, दूर से आकर पमा ने संजय को आम दिया। दूर मतलब दुर्गवन, से मतलब सज्जनगढ़, आकर मतलब अमृता देवी, पमा मतलब प से पंचकुड़, मां से माचिया सफारी। ठीक है, संजय मतलब संजय उद्यान, आम अशोक विहार। ठीक है,
तो जो दुर्गवन है वो चित्तौड़गढ़ में है। मृगवन 1969 में स्थापना हुई थी। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, स्थापना 1984 में हुई थी। अमृता देवी जो कि जोधपुर ग्रामीण में है, नए जिलों के अनुसार अमृता देवी कहाँ पर है अब? मृगवन जोधपुर ग्रामीण में 1986 में स्थापना हुई। पंचकुंड पुष्कर की स्थापना 1969 में हुई थी। माचिया सफारी जोधपुर की स्थापना 1985 में हुई थी। संजय उद्यान शाहपुरा की स्थापना 1986 में हुई थी। अशोक विहार की स्थापना कोटपुतली बहरोड, नया जिला अब कौन सा है अशोक विहार का? मृगवन का कोटपुतली बहरोड, स्थापना हुई 1986 में। उसके बाद बात करें आखेट निषेध क्षेत्रों की, तो बीकानेर में है जोहड़बीड़, देशनोक, मुकाम, दी यात्रा। जैसलमेर में है रामदेवरा, उज्ज्वला। बाड़मेर में है घोरी मन्ना। जोधपुर में है गूढ़ा बिश्नोइया, साथिन, फिट काशनी। फलोदी में है लोहावट, डेचू, देचू। सांचौर में है सांचौर। ठीक है, एक बार इन्हें वापस देखेंगे। बीकानेर में जोहड़बीड़, देशनोक, मुकाम, दी यात्रा। जैसलमेर में रामदेवरा, उज्ज्वला। बाड़मेर में घोरीमन्ना। जोधपुर में गुढ़ा बिश्नोइया, साथिन, फिटकाशनी। फलोदी में लोहावट, डेचू, देचू। सांचौर में सांचौर। पाली में जवाई। उदयपुर में बागदड़ा। चित्तौड़गढ़ में मेनाल। बारा में सोरसन। बूंदी में कनक सागर। केकड़ी में सोकलिया। अजमेर में तिलोड़ा, गगवाना। नागौर में रोटू सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है, चूरू में सनवत्सर कोटसर राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो चूरू वाला है। ठीक है, और सबसे छोटा है नागौर का रोटू। उसके बाद बात आती है जयपुर ग्रामीण की, तो यहां पर है संथाल सागर। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के कंजर्वेशन क्षेत्र की। गठन जो है जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए किया गया था। राजस्थान के कंजर्वेशन क्षेत्र का गठन क्यों किया गया था? जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए। वर्तमान में इनकी संख्या 36 है। पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है बिसलपुर टोंक में है, स्थापना 2008 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व हैं झुंझुनू में बीड़, नीमका थाना में शाकंभरी, खेतड़ी, बसीपाल, मन सामाता। जयपुर में झालाना, अमागढ़, टोंक में बिसलपुर, केकड़ी में अखड़गांव। बारा में है शाहबाद तलहटी, रामगढ़ कुंजी, सोरसन, बाज आमली। कोटा में है उमेदगंज। भीलवाड़ा में है हमीरगढ़। शाहपुरा में है बीड़ घास, फूलिया खुर्द। उदयपुर में है बागदड़ा, क्रोकोडाइल रिजर्व। पाली में है जवाई बांध लेपर्ड। सिरोही में है वाड़ाखेड़ा रिजर्व। जालोर में है सुंधा माता। सांचौर में है रनखार। जोधपुर ग्रामीण में है गूढ़ा बिश्नोइया। फलोदी में है खिंचन गांव। नागौर में है गांगेलाव रोटू कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद बात करेंगे प्रमुख योजनाओं की। पहली जो प्रमुख योजना है वो है राजस्थान की मरु वृक्षारोपण योजना। 1977-78 में शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य था मरुस्थल के प्रसार को सीमित करने के लिए वृक्षारोपण करना। ठीक है, मरु वृक्षारोपण योजना कब लागू की गई थी? 1977-78 में। उसके बाद कार्यक्रम आया रुख भायला कार्यक्रम 1986 को। ये वृक्ष मित्र कार्यक्रम है जिसमें वृक्ष को अपना मित्र मानकर उसकी रक्षा की जाती है। उसके बाद आता है ऑपरेशन खेड़ा। तो ये खेजड़ी के वृक्ष का संरक्षण करने के लिए ऑपरेशन खेड़ा शुरू किया गया 1991 को। उसके बाद बात आती है प्रमुख योजना में अरावली वृक्षारोपण योजना 1992 में। इसका उद्देश्य था अरावली में अवैध खनन को रोकना, वृक्षारोपण करना और एनीकट का निर्माण करना। फिर बात आती है बायोलॉजिकल पार्क योजना 1994 को शुरुआत हुई।
इसका उद्देश्य था पादप तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा करना और पर्यटकों के लिए पार्क को विकसित करना। इस बायोलॉजिक पार्क योजना के तहत 4 बायोलॉजिक पार्क जो है वो विकसित किए गए। पहला है सज्जनगढ़, उदयपुर 2015 में शुरुआत की गई। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में 2016 में शुरुआत की गई। नाहरगढ़ जयपुर में 2016 में बायोलॉजिकल पार्क की शुरुआत की गई। अभेड़ा कोटा में 2021 में शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं, सज्जनगढ़, माचिया सफारी, नाहरगढ़ और अभेड़ा। अगली जो योजना है वो है पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम 1997 से 1998। सहयोग कनाडा के सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत की गई है। पुष्कर झील में साफ सफाई से संबंधित है। 1997-1998 में शुरुआत की गई। उसके बाद है पेडोक्सी योजना 2007-8 में शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण करना था। हरित राजस्थान योजना 2009 से 14 तक, उद्देश्य था नरेगा के द्वारा वृक्षारोपण कराना। राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है रणथंभौर बाघ परियोजना 1973-74 में शुरू की गई। सरिस्का बाघ परियोजना 1978 में शुरू की गई। मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना 2013 में शुरू की गई। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना 2022 में। धौलपुर करौली बाघ परियोजना 2023 में। तो 5 बाघ परियोजनाएं हैं। तो देखिए राजस्थान के जो अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको हमने डिटेल में देख लिया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के पर्यटन की। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में। सिफारिश की थी मोहम्मद यूनुस समिति ने, ठीक है। जन उद्योग का दर्जा 2004-5 में दिया गया पर्यटन को। यह धुआं रहित उद्योग है। पर्यटन विभाग जयपुर में है। पर्यटन निदेशालय जयपुर में है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई। तो याद रखिएगा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 में। इसकी सिफारिश की थी मोहम्मद यूनुस समिति ने। जन उद्योग का दर्जा 2004-5 में दिया गया। धुआं रहित उद्योग है। और पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना की गई थी वो जयपुर में की गई थी। स्थापना 1955 में की गई थी। पर्यटन विभाग जयपुर में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है, विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में जयपुर में की गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई। कब की गई? 1978 में। इसका उद्देश्य था यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध करवाना। इसके द्वारा निम्न स्लोगन जारी किए गए थे। ये स्लोगन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ढोला मारू स्लोगन 1978, पधारो म्हारे देश 1993 ललित पंवार के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा पधारो म्हारे देश किसने दिया था? ललित पंवार ने। 1993 में रंगीलो राजस्थान सन 2008 में। जाने क्या दिख जाए 2016 में। पधारो म्हारे देश वापस से आ गया है 2019। वर्तमान में यही स्लोगन जारी किया गया है, ठीक है। तो वर्तमान का स्लोगन पूछा जाए पधारो म्हारे देश है 2019। देखिए रोपवे की बात करें तो रोपवे एक्ट 1996 के तहत इसका दर्जा दिया गया था। रोपवे एक्ट को 1996 के तहत दर्जा दिया गया। पहला रोपवे सुंधा माता जालोर संचालित हुआ 2006 में। दूसरा रोपवे मनशापूर्णा करणी माता उदयपुर संचालित हुआ 2008 में। तीसरा रोपवे सावित्री माता पुष्कर अजमेर संचालित हुआ 2016 में, ठीक है। उसके अलावा है चौथा जो रोपवे है सामोद हनुमान जी जयपुर ग्रामीण नए जिले के अनुसार संचालित हुआ 2019 में। पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा जयपुर संचालित हुआ 2023 में। यह खोले के हनुमान जी के हैं, ठीक है। तो ये वापस से आप 5 रोपवे देख लें। 1996 में तो रोपवे की शुरुआत की गई, रोपवे एक्ट को दर्जा दिया गया। पहला रोपवे जो था बहुत बार पूछा गया है, सुंधा माता रोपवे जालोर में संचालित हुआ 2006 में। दूसरा रोपवे मनशापूर्णा करणी माता उदयपुर संचालित हुआ 2008 में। तीसरा रोपवे सावित्री माता संचालित हुआ 2016 में, ये पुष्कर अजमेर में था। जो चौथा रोपवे है वो सामोद हनुमान जी जयपुर ग्रामीण में
संचालित हुआ 2019 में। 5वां रोपवे अन्नपूर्णा जयपुर संचालित हुआ 2023 में। ये खोले के हनुमान जी के हैं, ठीक है। शाही रेल सेवा की बात करें तो शाही रेल सेवा पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत 1982 में की गई। पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता को देखते हुए सन 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स की जो सफलता है उसको देखते हुए 2009 में किसकी शुरुआत की गई थी? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की। पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई? 1982 में। दूसरा है फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन 2003 में शुरुआत की गई थी। शेखावाटी है उसकी कलात्मक हवेलियों को दिखाने के लिए, ठीक है। शेखावाटी की जो कलात्मक हवेलियां हैं उनको दिखाने के लिए फेयरी क्वीन की शुरुआत की गई 2003 में। ये प्रश्न जो है इन दोनों से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें विलेज ऑन व्हील्स 2004 में शुरुआत की गई। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में शुरुआत की गई। तो ये चारों जो है इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। विलेज ऑन व्हील्स 2004, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006। पर्यटन की दृष्टि से राज्य को 10 पर्यटन सर्किट में विभाजित किया गया है, ठीक है। देखिए परीक्षा में पर्यटन सर्किट से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ढूंढांड सर्किट जो है वो आमेर, सामोद, रामगढ़, आभानेरी दौसा और दौसा, ये जो सर्किट है ये कहलाता है ढूंढांड सर्किट। पहला सर्किट है। दूसरा सर्किट देखें तो दूसरा सर्किट है चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, नीम का थाना। तो ये शेखावाटी सर्किट कहलाता है। पहला जो है ढूंढांड है जिसमें आमेर आता है, सामोद आता है, रामगढ़ आता है, आभानेरी दौसा और दौसा आता है। शेखावाटी की बात करें, दूसरा सर्किट है चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर आता है। तीसरा सर्किट बात करें अलवर सर्किट, अलवर, सरिस्का, सिलेसेड़, ये अलवर सर्किट कहलाता है। ब्रिज सर्किट की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, डीग, ये ब्रिज सर्किट कहलाता है। तो 10 पर्यटन सर्किट हैं। उसके बाद बात करें 5वें सर्किट की, रणथंभौर सर्किट। ये आता है सवाई माधोपुर, टोंक, रणथंभौर को मिलाकर। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर को मिलाकर मेरवाड़ा सर्किट। रणथंभौर सर्किट सवाई माधोपुर, टोंक, रणथंभौर को मिलाकर। माउंट आबू सर्किट माउंट आबू, सिरोही, रणकपुर, पाली को मिलाकर। उसके बाद आता है मेवाड़ सर्किट जिसमें उदयपुर, जैसवंत का सलूम्बर, नाथद्वारा, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, इनको मिलाकर बनता है मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 9वां सर्किट मरु त्रिकोण सर्किट, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। अब इसमें बाड़मेर में भी शामिल जो है कर लिया गया है, इसे बाद में जोड़ा गया है। मरु त्रिकोण सर्किट में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। 10वां सर्किट है आपका हाड़ौती सर्किट जिसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां शामिल है, ठीक है। ये जो चारों हैं ये हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अब एक नोट देखेंगे महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों को विकसित करना है, जैसे चावंड, दिवेर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, उदयपुर। इस सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं अन्य सर्किट। अन्य सर्किट में कृष्णा सर्किट जिसमें नाथद्वारा, राजसमंद, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, ये आते हैं। वागड़ सर्किट में आता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बुद्धा सर्किट में आता है झालावाड़ और जयपुर। देखिए उसके अलावा पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न महोत्सव जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। किन्नू महोत्सव श्री गंगानगर दिसंबर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी में, मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी फरवरी में, थार महोत्सव बाड़मेर दिसंबर में। बेलून महोत्सव बाड़मेर अप्रैल में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में, ब्रिज महोत्सव भरतपुर में फरवरी में, डीग महोत्सव डीग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन
उसके अलावा मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर में, शीत महोत्सव माउंट आबू दिसंबर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू जून में, शेखावाटी महोत्सव शेखावाटी क्षेत्र मार्च में। देखिए, जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आते हैं। सर्वाधिक जो स्वदेशी पर्यटक आते हैं वो अजमेर, सिरोही में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों की बात करें तो वो दिसंबर में आते हैं। सबसे कम विदेशी पर्यटक आते हैं जून में। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं सितंबर में। सबसे कम स्वदेशी पर्यटक आते हैं जून में। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम जो लिमिटेड है उसकी स्थापना जयपुर में की गई। स्थापना की गई थी 1965 में। बात करें राजस्थान की पर्यटन नीतियों की तो पहली नीति 2001 में जो है लागू की गई। दूसरी नीति 2007 में लागू की गई। तीसरी राजस्थान की पर्यटन नीति 2015 में लागू की गई और जो नई नीति है, चौथी नीति, ये 2020 में लागू की गई। तो वर्तमान नीति कौन सी है? चौथी नीति है। राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1994 में की गई। उद्देश्य था पर्यटकों को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाना। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक अमेरिका, फ्रांस से आते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निम्न जगह नौकायन संचालित किए गए हैं: फतेह सागर झील उदयपुर में, कायलाना झील जोधपुर में, नक्की झील सिरोही में, सिलीसेड अलवर में। तो आज की क्लास में हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक तो राजस्थान के अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जो है राजस्थान के पर्यटन। आशा है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।